नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में इतिहास के एक बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं उथल-पुथल भरे दौर की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ध्यान है अनुच्छेद 7 पर। वो प्रावधान जो भारत के विभाजन के फौरन बाद नागरिकता के शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक से जूझ रहा था। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें संविधान का जो मूल टेक्स्ट है उसके अंश हैं, कुछ कानूनी व्याख्याएं हैं और अदालती फैसलों का भी जिक्र है। इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विभाजन की उस, आप सोचिए, अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के बीच नागरिकता को परिभाषित करने की क्या चुनौतियां थीं और अनुच्छेद 7 ने इसमें क्या भूमिका निभाई। तो चलिए इस अनुच्छेद की गहराइयों में उतरते हैं। ये क्यों बना, इसकी भाषा इतनी सटीक क्यों थी और इसने उन लाखों लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला जो सरहद के इस पार या उस पार जाने का फैसला कर रहे थे। आइए मिलकर इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये अनुच्छेद 7 कहता क्या है? मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ये साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से उस इलाके में चला गया जो अब पाकिस्तान बन चुका है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। पहली नजर में तो ये काफी सीधा नियम लगता है ना? जैसे एक स्पष्ट रेखा खींच दी गई हो। बिल्कुल, ये दिखने में सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो संदर्भ था वो बहुत जटिल था। विभाजन के समय आप सोचिए, लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। तो कौन कहाँ का नागरिक है, ये तय करना उस वक्त की सबसे बड़ी प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों में से एक था। अनुच्छेद 7 इसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम था। और यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्रोतों में भी रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद 7 संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में कही गई किसी भी बात के बावजूद लागू होता है। अच्छा, ये किसी भी बात के बावजूद, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल्स 5 और 6 वाला हिस्सा है में। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था जो अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता का आधार है, या फिर पाकिस्तान से भारत आया था जैसा अनुच्छेद 6 में बताया गया है, लेकिन वो 1 मार्च 1947 के बाद स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान चला गया, तो अनुच्छेद 7 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीधा, हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अनुच्छेद 7 एक तरह का ओवरराइडिंग क्लॉज है जो पाकिस्तान जाने वाले लोगों के मामले में नागरिकता के जो सामान्य नियम थे, जन्म या पहले के प्रवास वाले, उनको रद्द कर देता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता इस विशेष स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। उनका मकसद साफ था, जो लोग नए बने देश पाकिस्तान को चुन चुके थे, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। ये उस समय की राजनीतिक सच्चाई को एक तरह से कानूनी जामा पहनाने जैसा था। इसमें ये तारीख 1 मार्च 1947 ये क्यों चुनी गई? विभाजन तो अगस्त 1947 में हुआ। इस तारीख का क्या खास मतलब था? और स्रोतों में एक और तारीख का जिक्र बार बार आता है, 19 जुलाई 1948। इन दोनों तारीखों ने नागरिकता तय करने में क्या भूमिका निभाई? जी, ये तारीखें बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। 1 मार्च 1947 को कट ऑफ बनाने के पीछे शायद ये सोच थी कि इस समय तक विभाजन की संभावना काफी हद तक साफ हो चुकी थी और सांप्रदायिक तनाव के कारण लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन भी शुरू हो गया था। तो संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि इस तारीख के बाद जो लोग पाकिस्तान वाले इलाके में जा रहे हैं, वो शायद सोच समझ कर जा रहे हैं। हाँ, वे शायद एक सचेत फैसला ले रहे हैं। ये एक तरह से इरादे की तारीख थी, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी तारीख 19 जुलाई 1948 वो सीधे तौर पर अनुच्छेद 6B से जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता से संबंधित है। इस तारीख को परमिट सिस्टम लागू किया गया था, यानी इस तारीख से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनके लिए नागरिकता की शर्तें थोड़ी अलग थी, थोड़ी आसान थी। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए सरकार से परमिट लेना होता था और फिर नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना पड़ता था। अनुच्छेद 7 का जो अपवाद या परंतुक है, वो इसी 19 जुलाई 1948 वाली व्यवस्था से जुड़ता है। अच्छा, तो ये परंतुक ही वो खिड़की है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। अनुच्छेद 7 का मुख्य नियम तो काफी सख्त है, लेकिन ये परंतुक क्या कहता है? क्या ये उन लोगों के लिए वापसी का कोई रास्ता देता है जो पाकिस्तान चले तो गए थे पर शायद बाद में लौटना चाहते थे? ये सुनने में एक महत्वपूर्ण रियायत लगती है। हाँ, ये परंतुक बेहद महत्वपूर्ण है
और अनुच्छेद 7 के कह सकते हैं मानवीय पहलू को दिखाता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 7 का जो मुख्य नियम है, यानी पाकिस्तान जाने पर नागरिकता खत्म होना, वो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला तो गया था, लेकिन बाद में भारत सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए पुनर्वास, रीसेटलमेंट या स्थायी वापसी परमानेंट रिटर्न के परमिट के तहत भारत लौट आया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ लौट आना काफी नहीं था। वापसी एक आधिकारिक परमिट के तहत होनी चाहिए थी, जो ये दिखाता कि सरकार ने उनकी वापसी को मंजूरी दी है। और ये परंतुक ऐसे लौटे हुए व्यक्ति को सीधे नागरिकता नहीं देता। ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 6B के उद्देश्यों के लिए ऐसा माना जाएगा जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो। यानी उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से सीधे भारत आने वालों के लिए थी, पंजीकरण वगैरह। बिल्कुल, उन्हें संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता के लिए एक नामित अधिकारी के पास आवेदन देना होता था, और आवेदन देने से पहले उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। अगर उनका आवेदन स्वीकार हो जाता और वे पंजीकृत हो जाते, तभी उन्हें भारत का नागरिक माना जाता था। तो ये परंतुक एक रास्ता तो खोलता था, लेकिन शर्तों के साथ। ये सिर्फ घूमने फिरने या अस्थायी वापसी के लिए नहीं था, बल्कि स्थायी रूप से भारत में बसने के इरादे और सरकारी मंजूरी पर आधारित था। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता कठोर नियम बनाने के साथ साथ भूल सुधार या पुनर्विचार की गुंजाइश भी रख रहे थे। क्या स्रोतों में कोई ऐसा वास्तविक मामला है जिससे इस परमिट वाले अपवाद का असर साफ होता हो? क्योंकि कागजी नियम और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है। जी हाँ, कुलथिल मामू बनाम केरल राज्य 1966 का मामला इस परंतुक की अहमियत को उजागर करता है। इस केस की कहानी दिलचस्प है। कुलथिल मामू नाम के व्यक्ति थे। वो विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कुछ साल बाद 1954 में वो भारत सरकार से एक वैध पुनर्वास परमिट लेकर भारत लौट आए और यहीं रहने लगे। तो समस्या कहाँ हुई? उनके पास तो वैध परमिट था। समस्या तब हुई जब बाद में केरल सरकार ने उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया और उन्हें विदेशी मानते हुए देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उनका तर्क था कि चूंकि मामू 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए अनुच्छेद 7 के मुख्य नियम के तहत उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई थी और परमिट से वो नागरिकता वापस नहीं मिल सकती। अरे, ये तो अनुच्छेद 7 के परंतुक की सीधी अवहेलना लगती है। मामला कोर्ट गया होगा फिर तो। हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 7 के परंतुक का गहराई से विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा कि परंतुक का उद्देश्य ही ऐसे लोगों को नागरिकता का अवसर देना था जो वैध परमिट पर भारत लौटे थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मामू न सिर्फ वैध परमिट पर लौटे थे, बल्कि उन्होंने लौटने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लगे कि उनका इरादा पाकिस्तान में स्थायी रूप से बसने का था या उनकी भारतीय निष्ठा पर कोई संदेह हो। इसलिए कोर्ट ने माना कि परंतुक उन पर लागू होता है और उन्हें अनुच्छेद 7 के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने पुनर्वास परमिट की कानूनी ताकत और परंतुक के मकसद को मजबूती से स्थापित किया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अदालत ने कानून के शब्दों के साथ साथ उसके पीछे की मंशा को भी समझा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक कानूनी प्रावधान या किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान को सीधे तौर पर प्रभावित किया। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये अनुच्छेद 7 संविधान के नागरिकता वाले पूरे खाके में कहाँ फिट होता है? आपने अनुच्छेद 5 और 6 का जिक्र किया, क्या ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 7 को अकेले समझना अधूरा होगा। ये संविधान के भाग 2 का हिस्सा है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के नियम दिए गए हैं। ये सारे अनुच्छेद मिलकर ये तय करते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब कौन कौन भारत का नागरिक था। ये उस शुरुआती बिंदु को परिभाषित करते हैं एक तरह से। अनुच्छेद 5 उन लोगों की बात करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहे थे और जिनका जन्म यहीं हुआ था, या जिनके माता पिता यहीं जन्मे थे, या जो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे थे। सीधा सा है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे।
इसमें भी 19 जुलाई 1948 की तारीख महत्वपूर्ण थी, जैसा हमने पहले चर्चा की। अनुच्छेद 7, जैसा हमने देखा, भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए एक खास नियम बनाता है और वो 5 और 6 पर हावी होता है। हाँ, वो नॉटविथस्टैंडिंग वाला क्लॉज। जी, लेकिन परंतु के जरिए ये वापस अनुच्छेद 6B की प्रक्रिया से जुड़ जाता है। अच्छा, और भाग 2 के बाकी अनुच्छेद, उनका क्या काम है? अनुच्छेद 8, 9, 10, 11। हाँ, तो अनुच्छेद 8 उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो भारत के बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे, मतलब विदेशों में बसे भारतीय। अनुच्छेद 9 एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये दोहरी नागरिकता को नकारता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के तहत नागरिक बन गया है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा, लेकिन यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगा। मतलब संसद चाहे तो बाद में कानून बदल सकती है। और यही अनुच्छेद 11 आता है। बिल्कुल, और यहीं पर अनुच्छेद 11 आता है जो सबसे ज्यादा दूरगामी है। ये भारतीय संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, टर्मिनेशन और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। ये भविष्य के लिए रास्ता खोलता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, जो आज भारत में नागरिकता के मामलों को नियंत्रित करता है और जिसमें समय समय पर कई संशोधन भी हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से 10 संविधान लागू होने के समय की स्थिति बताते हैं और अनुच्छेद 11 संसद को भविष्य में जरूरत के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार देता है। ये समझना जरूरी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ एक शुरुआती बिंदु थे। अब जब संविधान सभा में नागरिकता पर बहस हो रही थी तो किन बुनियादी सिद्धांतों पर ज्यादा जोर था? मैंने स्रोतों में जुस सोली और जुस सैंग्विनिस का जिक्र देखा है। क्या संविधान निर्माता किसी एक सिद्धांत की तरफ ज्यादा झुके हुए थे? व्यक्ति का अधिकार, यानी जो उस देश की धरती पर पैदा हुआ है उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। जस सांग्विनिस का मतलब है रक्त का अधिकार, यानी नागरिकता वंश या खून के रिश्ते से तय होती है, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। स्रोत बताते हैं कि मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में ही बहुत पहले ही जस सोली की पुरजोर वकालत की थी। उनका मानना था कि ये सिद्धांत ज्यादा उदार है, ज्यादा समावेशी है और भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए उपयुक्त है। संविधान सभा में भी आम राय इसी तरफ झुकी हुई थी, ऐसा लगता है। आप अनुच्छेद 5 को देखें तो उसमें जन्म स्थान, भारत में जन्म को नागरिकता का एक मुख्य आधार माना गया है। साथ ही निवास की अवधि को भी महत्व दिया गया है। तो शुरुआत में भारतीय नागरिकता कानून में जस सोली का प्रभाव साफ दिखता है। ये उस समय के भारत के खुले और स्वागत करने वाले रवैये को भी दर्शाता है। लेकिन स्रोतों में ये भी संकेत हैं कि बाद में इसमें कुछ बदलाव आए, खासकर नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधनों में। क्या जस सैंग्विनिस यानी वंश का सिद्धांत बाद में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं। जबकि संविधान का मूल ढांचा काफी हद तक जूसोली पर आधारित था, 1955 के नागरिकता अधिनियम में बाद के संशोधनों ने, विशेष रूप से 1986 और 2003 के संशोधनों ने, इसमें जूस सैंग्विनिस के तत्वों को धीरे धीरे शामिल किया। उदाहरण के लिए 1986 के संशोधन के बाद सिर्फ भारत में पैदा होने से नागरिकता नहीं मिलती थी। यह भी जरूरी हो गया कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 2003 के संशोधन ने इसे और कड़ा किया। इसके तहत भारत में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी, इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। अच्छा, इन बदलावों के पीछे क्या वजह बताई गई है स्रोतों में? कोई खास कारण? स्रोत बताते हैं कि इन बदलावों के पीछे मुख्य चिंता अवैध अप्रवासन, इल्लीगल इमिग्रेशन की बढ़ती समस्या थी, खासकर पड़ोसी देशों से। ऐसा महसूस किया गया कि सिर्फ जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देने से अवैध अप्रवासी भी आसानी से नागरिकता का दावा कर सकते हैं। इसलिए नागरिकता को माता पिता की नागरिकता स्थिति से जोड़ने का कदम उठाया गया। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ बदलती सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और चिंताओं के जवाब में नागरिकता जैसे बुनियादी कानून भी विकसित होते हैं।
इसने जस सोले के मूल सिद्धांत को काफी हद तक कह सकते हैं सीमित कर दिया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो अनुच्छेद 7 महज एक कानूनी धारा नहीं है, बल्कि ये विभाजन की उथल-पुथल, अनिश्चितता और पीड़ा का एक संवैधानिक प्रतिबिंब है। इसने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश की, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने नवनिर्मित पाकिस्तान को चुना। बिल्कुल, ये एक कड़ा प्रावधान था जिसने लाखों लोगों की कानूनी स्थिति को एक झटके में बदल दिया, लेकिन साथ ही परंतु के जरिए इसने मानवीय भूल या बदले हुए इरादों के लिए एक छोटी सी खिड़की भी खुली रखी। ये दिखाता है कि कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसे असाधारण मानवीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत पड़ती है। और कुलथिल मामू जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि ये प्रावधान सिर्फ किताबों में नहीं थे, बल्कि इन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगियों, उनकी पहचान और उनके भविष्य को तय किया। वो पुनर्निवास परमिट महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि किसी के लिए अपनी खोई हुई नागरिकता वापस पाने का जरिया था। सही कहा। अनुच्छेद 7 और उससे जुड़े प्रावधान उस दौर की असाधारण चुनौतियों का एक कानूनी समाधान खोजने का प्रयास थे, जब राष्ट्र की भौगोलिक और भावनात्मक सीमाएं दोनों ही बदल रही थीं और दोबारा परिभाषित हो रही थीं। ये हमें ये भी सिखाता है कि नागरिकता कोई स्थिर या स्थायी अवधारणा नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बदल सकती है। कितनी बारीकी से नागरिकता जैसी मौलिक चीज को परिभाषित करने की कोशिश की होगी, जिसमें उन्हें लाखों लोगों का भविष्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सरोकारों के बीच एक संतुलन साधना था। आज जब हम फिर से वैश्विक स्तर पर प्रवास, पहचान और अपनेपन के सवालों से जूझ रहे हैं, तो ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि नागरिक कौन है और किसी जगह से जुड़ाव का क्या मतलब है। इन सवालों के जवाब भविष्य में कैसे विकसित होंगे? क्या इतिहास हमें कोई सबक सिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।